बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे कि खान साहब जो है तोशा खाना रेफरेंस में मज़ीद जो है वो बरी होते नज़र आ रहे थे, लेकिन कल एक निजी चैनल के ऊपर हमने एक प्रोग्राम देखा, शाहज़ेब खानज़ादा ने वो प्रोग्राम किया जिसमें तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पे सामने लेके आए हैं, जिस पे पीटीआई इस चीज़ को बार बार जो है ये समझ रही है कि ये हमारे खिलाफ मज़ीद साजिश की जा रही है और उस शख्स को मानने से इनकार कर रही है कि ये जो शख्स बयान दे रहा है खान साहब के हवाले से ये बिल्कुल झूठा है। इसके पास अगर कोई सबूत हैं, रसीदें हैं तो वापसी लेके आएँ, ये हमें दिखाएं कि इसमें कौन से शवाहिद मिलती हैं जो खान साहब को तोशा खाना में ये चीज़ बेचने के ऊपर मजबूर किया गया, जिसमें फ़राह गोगी साहबा का नाम जो है वो इसमें सर फहरिस्त है, शहजाद अकबर साहब का नाम सर फहरिस्त है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम सर फहरिस्त है और इसमें मज़ीद और भी लोग हैं यहाँ से उनको भेजने वाले दुबई में, उनका नाम भी सर फहरिस्त है। इसमें डिटेल्स भी जारी की गई हैं उस घड़ी की। वो जो तहाइफ मिले थे इमरान खान साहब को सऊदी अरब से, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो उसी एक पैकेज के हिसाब से बेची गई, लेकिन पीटीआई की ये जो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी थे, शीरी मज़ारी साहबा भी थी, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि जो वो शख्स ये बात कर रहा है कि वो घड़ी मुझे बेची गई है, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये बात की बेची तो गई है लेकिन उस शख्स को नहीं बेची गई। मतलब कि एक चीज़ तो एग्री हो गई है, इस चीज़ को मान लेते हैं कि वो घड़ी बेची गई है। दूसरी बात अगर करें कि वो घड़ी कितने में बेची गई है, उसकी रसीदें कहाँ हैं, उसके एविडेंस कहाँ हैं और वो घड़ी कितने में खान साहब ने कितने % पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसमें जमा करवाया और अवाम को कितना मतलब कि वो शो करवाया गया, जिसकी रसीद अभी तक मिली नहीं है। फ़राह गोगी साहबा ने जो है ये $20 लाख में घड़ी फ़रोख्त की थी, जिसका जो है पाकिस्तानी को 28 करोड़ रुपया बनता है और इसकी असल कीमत जो है वो 1,58 करोड़ रुपए थी। लेकिन ये खान साहब के साथ ही नहीं है ये सिचुएशन, इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म थे, इससे पहले भी तोशा खाना से जो है वो तहाइफ लिए जाते थे और अपने पास रख दिए जाते थे। लेकिन अब खान साहब को एक तो लॉन्ग मार्च का सामना जो है वो इन हुकूमत से निमटना पड़ रहा है, उसके बाद इस अहम तैनाती के ऊपर खान साहब को मजीद आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसके बाद अब तोशा खाना का एक मजीद कल से जो है ये कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया, जो कि अभी मानने से इनकारी है फिलहाल। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, पहले के वज़ीर आज़म भी लेते रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं यूसुफ गिलानी साहब की, नवाज शरीफ साहब की बात करें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, जिसमें 1997 में जो है नवाज शरीफ साहब जो है तुर्कमानिस्तान हुकूमत का जो है वहाँ पे उनका कलीन उनको मिला, जो कि सिर्फ उन्होंने 50 रुपये जमा करवाए थे इस ख़जाने में पाकिस्तान के। उसके बाद कतर के वली अहद का वो भी एक ब्रीफ केस था जिसको 875 रुपये में जमा करवा के अपने पास रख लिया गया। 1999 में सऊदी अरब से मिलने वाली 45 लाख की मर्सिडीज़ मियाँ साहब 6 लाख में ले गए। उसके बाद सऊदी हुकूमत की जो राइफल दी गई थी उसमें 1 लाख से ऊपर की थी, जो कि मियाँ साहब सिर्फ 14,000 रुपये में लेके वापस चले गए घर अपने। उसके बाद अबूज़हबी के हुक्मरानों की तरफ से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बेगम कलसूम नवाज मरहुमा को 3 घड़ियाँ तोहफे में मिली, जिनमें 2 घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी। एक घड़ी जो है मरियम नवाज ने 45,000 रुपये में निकलवा ली। उस घड़ी की कीमत 1999 में जो है 10 लाख से ऊपर की थी। 1999 में आप खुद अंदाजा कर लें अब क्या कीमत बनती होगी उसकी। उसके बाद शौकत अजीज ने 26 करोड़ के तोहफों की कीमत 7 करोड़ लगवाकर अपने पास रख ली। उसके बाद 2011 में जो है यूसुफ गिलानी साहब ने जो है 20 लाख के ऊपर के तहफ़ जो है घड़ी, जिनमें खंजर कफ लिंक्स वगैरह भी थे, वो अपने पास सिर्फ 2,83,000 में अपने पास रख ली उन्हें। गिलानी साहब की एहलिया ने 30 लाख का जो ज्वेलरी सेट था उसको भी 3 लाख में अपने साथ वो घर ले उड़ी। 2009 में जरदारी को जो है मोहम्मद कज़ाफी ने 3 करोड़ की गाड़ियाँ गिफ्ट की थी, जिसमें जरदारी साहब 40 लाख रुपए में वो लेके घर चले गए। उसके बाद अब खान साहब का जब ये मामला आया, खान साहब ने जो है उनको जो ये दी गई चीज़ें जिसमें सऊदी अरब की तरफ से उनको ये मिले तो तहफ़, उसके बाद और भी जो ममालिक थे वहाँ से तहफ़ मिले, लेकिन इसकी कीमत असल जो है वो मतलब कि 43 के तहत कुछ तहफ़ मिले, जो कि खान साहब मंजर आम पर नहीं ला सके हैं। अब ये बातें हो रही हैं कि जो खान साहब के हवाले से ये तोशा खाना रेफरेंस दायर किया गया था, जो कि 19 सितंबर को महफूज कर लिया गया था फैसला, उसके बाद उनको नाअहल कर दिया गया, एक सीट से डी-सीट किया गया। इस मामले को मज़ीद कंक्लूजन की तरफ लेके चलें तो मसला ये है कि अब ये जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं ये सामने आए हैं, पीटीआई इनको मानने को तैयार नहीं है और ये वाज़े तौर पे कह चुकी। खान साहब ने ट्वीट किया है कि अब इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका, अब मैं खानज़ादा और जियो के खिलाफ जो है बाकायदा हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसको मज़ीद जो है आगे इंक्वायरी के ऊपर लेके जाएंगे। मामला जो है मज़ीद संगीन होता नज़र आ रहा है। खान साहब को कहीं ना कहीं से जो है किसी तरह से मज़ीद जो है खदशात इनको हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में
मौजूद हैं। औरंगजेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर सेमी बुखारी साहब मौजूद हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं। उसके बाद मुकीम अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं UK से, आपका बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सर पहला सवाल मैं मैडम आपसे करूंगा कि खान साहब के खिलाफ ये कल से जो तोशाखाना रेफरेंस में मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि सामने आई हैं, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो अब इस शख्स को मानने से इनकार कर रही है कि हमने इसको कोई भी तहाइफ डायरेक्टली नहीं दिए, हमने इनडायरेक्ट किसी और को भेजे जो कि इस्लामाबाद में बेचे गए थे, शायद उसने जो है वो UK में बेचे, मतलब कि दुबई में बेचे हो, तो मतलब के तहाइफ तो बेचे गए। अब उस शख्स को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं और इस मामले को मजीद किस तरफ से जो है वो देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने बहुत रिसर्च करके आपने सारे पिछले हुक्मरानों के बताए हैं कि वो किस तरह से तहाइफ लेते थे तोशाखाना से, कितने बड़े बड़े तहाइफ कितने महंगे महंगे उन्हें चंद मामूली दामों में अदा करके वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। तो अब आ जाते हैं तोशाखाना की एक वाहिद घड़ी, एक वाहिद चीज़ जो खान साहब ने उसे खरीदी और वो साफ बार बार बता चुके हैं कि ये कहीं और बाहर नहीं बेची गई, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक डीलर को बेची गई। उन्होंने 20% रकम अदा की और 5 करोड़ 70 लाख में वो बेची। सारी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं और खान साहब ने जो लीगल इम्प्लीकेशंस की होती हैं लीगल कानून जो है के तहत उसमें सब कुछ पूरा किया, कहीं से कोई कमी पेशी नहीं है। ये तो अब जो है ना इनको जो है ये हुकूमत जो है चाहती है कि खान साहब को किसी तरह से सीन से गायब करें, इनको कई तरह डिस्क्वालीफाई हो, कोई ना कोई केस का इनका ममनुआ फंडिंग का केस आ जाता है, कभी ऑडियो लीक वीडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी ये जो है अब तोशाखाना आ जाता है। तो ये जाहिर है हमें तो मैडम देखिए ये आपकी बात मैं काट रहा हूं, लेकिन खान साहब ने 2017 में करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो है वो सेक्शन 173 के तहत जो है वो एक उनको जुर्माना भी साबित किया था उनके ऊपर। उसके बाद जो आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल किया। मतलब कि खान साहब ने करप्ट प्रैक्टिसेस के जो शवाहिद थे वो खुद जमा करवाए थे और उनसे मतलब कि इलेक्शन कमीशन में वो खुद शामिल नहीं हुए थे। मतलब कि आपकी तरफ से भी इसको ढील दी गई थी इस मामले को? मामले की बात कर रहे हैं आप? जी ये तो अभी सामने आया है किस्सा, मुझे नहीं पता 2017 में हम तो थे ही नहीं पावर में। ये और जो है ना इसका हमने फैसला किया कि ये जो उमर फारूक है ये दुबई पुलिस को मतलूब है। आप ये इसका रिकॉर्ड देखिए। मैं आपको ना थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। मैं जरा आपको पढ़ के बता देता हूं कि 2017 के सेक्शन 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के जुर्माना जो है वो साबित होता है और इस आइन के आर्टिकल 63(1)P के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक जो है 137, 167 और 173 के तहत नाअहल करा दिया गया था उनको। उन्होंने माली साल 2018-2019 के अपने गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात और उनको बेचने की रकम जो है वो ज़ाहिर नहीं की थी, जो कि फॉर्म B के कॉलम नंबर 3 के तहत ज़रूरी थी। उसके बाद उन्होंने माली साल 2018 और 2019 के जो गलत गोशवारे जमा कराए। उन्होंने अपने तहरीरी बयान में यह भी कहा कि माली साल 2019 और 2020 के दौरान उनकी जानिब से खरीदे गए मजीद तहाइफ दूसरों को दिए गए। इससे साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर माली हकायक छुपाए और गलत गोशवारे जमा कराए, जो कि आइन और कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। उन्होंने 2020 और 2021 के दौरान भी इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा कराए। इन शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए हम इस यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने नतीजा दिया था उसको उनको इस हवाले से नाअहल कर दिया गया था, डी-सीट किया गया मियां वाले की सीट से। अब आप इसको ब्रीफली मेरे ख्याल में समझ चुके, अब आप जवाब दें। जी मैं अब आपको बारहा ही हम बता रहे हैं, हमारे चेयरमैन ने तो अब कहा कि बहुत हो गई है, नफ इज अनफ। आप उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें आप सामने जिस तरह आपने बताया, इनमें मेरे ख्याल में कोई किसी चीज में कोई हकीकत नहीं है, इसमें हकायक के बरक्स हैं ये सारी बातें। खान साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन भी झूठा है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स भी झूठी हैं। जी जो भी है तो ये समझती हूँ कि इनको बिल्कुल इनको टारगेट किया जा रहा है। हमने सबूत हमारे पास मौजूद हैं और अब खान साहब ठीक है। मैडम आपका पॉइंट आ गया है मेरे पास। बरकी साहब आप जवाब देंगे। मैडम ये कह रही हैं कि खान साहब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों की नजर किया जा रहा है, खान साहब को सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए सब कुछ किया रहा है, ये सारा ड्रामा किया जा रहा है पाकिस्तान में खान साहब को खराब करने के लिए। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? और आप भी ये ना भूलिएगा बरकी साहब, आप भी ये ना भूलिएगा कि आपके वजीर आजम आपके सदर भी ताइफ ले चुके हैं और उनके भी इस टाइम केसेस चल रहे हैं। ओवर टू यू सर। ये बुकला हमारी इसके पर अच्छा बरकी साहब अभी नहीं है हमारे साथ कॉल पे। जी मैडम कंटिन्यू करिएगा। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रही हूँ, खान साहब ने कहा आपने बुकला को इन्वॉल्व किया है। एक मिनट मुझे बात कर लेने, जब बारी आएगी तो आप सब बोलेंगे। मैं सिर्फ एक जुमला कह रही हूँ कि बुकला को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने
हमने यूएई और यूके में अपने वकला को इन्वॉल्व करके हमने जो इस प्रोग्राम जो एंकर ने किया कल और उमर फारूक सबको के खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करेंगे और अल्लाह ताला जो है ना इन सबको दिखा देगा कि वो जिस तरह से शहबाज शरीफ ने हमें झूठा करार दिया था कल और बरतानवी अदालत ने किस तरह से जो जदगान के पैसे उन्होंने बेखुद बुद की सब सामने आ गया केस और इसी तरह ये भी केस क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मतलब कि अभी ये जो मामला है, इस सारे मामले को देखते हुए फिर तो यही लगता है कि जो ये सारा कुछ हो रहा है और आपके सामने अब वो शख्स भी आ चुका है, तो फिर ये सब कुछ कौन करवा रहा है आपका इस टाइम? मतलब कि आप जो कह रही हैं कि ये हमारे खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है और कब तक चलता रहेगा ये? इसके ऊपर जरा हमें बताएंगे आप? जी ये देखिए सारी पीडीएम की पार्टीज हुकूमत, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है और अगर इलेक्शंस होते हैं जब भी होते हैं, अब खान साहब भी इसके जो है नजर आ रहे हैं सामने कि वही मेजॉरिटी से ये इलेक्शंस को जीतेंगे और इस वजह से वो खाइफ हैं, परेशान हैं, खौफजदा हैं। वो चाह रहे हैं कि खान साहब का किसी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। कोई ना कोई, मैंने कहा केस पे केस हो रहा है, उन पे पर्चे कट रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डटे हुए हैं और वो अब हमने सोचा कि इनफ इज इनफ का मतलब है कि अब हम केस करेंगे उन पे जो हमारे पे झूठे पर्चे कर रहे हैं। अब हमने कानूनी चाराजोई करनी है और जिन लोगों ने ये झूठा इल्जाम लगाया हमारे पास सबूत है, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, हमने कहा किस डीलर को कहां पे कब बेची और कितने की बेची और हमने 20% उसके अदा किए तोशा खाना की जो रकूम। अच्छा मैडम, अगर सबूत हैं तो फिर उनको मजीद देर नहीं करनी चाहिए आपको वो सामने लाने में आज, बल्कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सामने लेके आना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को, जुल्फी बुखारी साहब को। जी बस वो हम अदालत में जाएंगे और वहीं पे पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मतलब इसके खिलाफ आप जो है मजीद कार्रवाई करेंगे और आपको लगता है कि आपके खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुकीम साहब, आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? ये बड़ी आवाज आपकी कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, जी मुकीम साहब बोलिएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है और ये जो शक व शुबे की सजा है इसको किसी मंतकी अंदाम तक पहुंचाए बगैर इन इल्जामात का खात्मा नहीं हो सकता। ये खुशाइन बात है कि इमरान खान ने कहा है कि हम इसे अदालत में लेकर जाएंगे, पाकिस्तान में भी और लंदन में भी। जहां तक ये शेख उमर फारूक जहूर साहब का ताल्लुक है, इनकी पैदाइश 1975 की है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के शहरी हैं, एक मुल्क के ये एजाजी काउंसलर भी हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये पाकिस्तानी सूफिया मिर्जा से इनकी शादी हुई थी जिससे उनकी 2 बेटियां हैं। वो बेटियां ये दुबई लेकर गए थे और सूफिया मिर्जा की दरखास्त पे शहजाद अकबर ने इनके ऊपर केस कराया था और इनके इंटरपोल से वारंट निकलवाए थे, तो ये मतलूब थे इंटरपोल को। तो ये एक इशू भी पेश नजर रखना पड़ेगा कि शेख उमर फारूक साहब की जाती मुखासमत भी है शहजाद अकबर से। मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, शहजाद अकबर नेवर लाइक्ड हिज एक्ट्स या कुछ भी जो भी उनकी डीलिंग्स थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मसले यही है कि जो भी इल्जामात हैं उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और चूंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी रसीदें भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि वो हर चीज डिक्लेयर्ड है, तो इसको जो है अदालत ही किसी नतीजे पर, मंतकी नतीजे पर पहुंचा सकती है। अदालत को JIT तश्कील दे दे, तहकीकात काम करें और रिपोर्ट पेश करें। और सर ये पीटीए वाले तो कह रहे हैं ये सारा प्रोपेगेंडा है, तो मतलब कि ये जब खान साहब नाअहल हुए थे तोशा खाना रेफरेंस में तो फिर उनको सबूत उसी टाइम जमा करवा देने चाहिए थे। ये किस नजर देखते हैं आपको कि ऐसा होना चाहिए था या फिर इस चीज का वेट किया जा रहा था कि मजीद हालात नजदीक हों इस अहम तैनाती के ऊपर और इस मामले के ऊपर फिर ये मामला देखा जाए? देखिए, अभी सारी सूरत हाल में एक नया ट्विस्ट है। मतलब पहले शेख उमर फारूक जहूर का कहीं जिक्र नहीं था, ये जरूर था कि बड़ी बेची गई और डीलर के पास गई थी, पहले इत्तलात यही थी। और बल्कि यहां तक थी कि एक स्टोरी ये ब्रिटिश में है कि जो हमारे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनाउंस हुए हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वो जब DG ISI थे उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं ये आप क्या कह गए हैं, जरा दोबारा उस नाम का डेजिग्नेशन बताइएगा जो अभी आपने कहा है। जनाब अली, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान हो गया है, जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनाउंस कर दिया गया है। जी, और ये मैं आपको बता दूं इसकी कंफर्मेशन कहां से आई है। इसको ट्वीट किया ISPR ने, पाकिस्तान
ISPR ने, ठीक है। ये कब का ट्वीट है वैसे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन नहीं किया है। अच्छा तो चलें ट्वीट जी, किया ये है अब इसको अल्लाह करे अच्छा हो ये सब हम सब पाकिस्तानियों के लिए। जी कंटिन्यू कीजिएगा आप। मैं ये बस सिर्फ एक जुमला ऐड कर रहा हूँ कि उनके ऊपर ये मीडिया में गर्दिश करता था कि आसिम मुनीर साहब ने ये स्टोरी जब इमरान खान को पेश की तो वो नाराज हो गए थे। उन्होंने ये बताया था कि जी हीरे बिकने की कोई सेट या कोई चीजें बिकने गई थी, तो इमरान खान उस पर हो गए थे और कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको DGSI से इसीलिए हटाया गया था कि इमरान खान नहीं। जी ओवर टू यू। ओके सर। मैडम कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा कि एक तो तैनाती की, जिस तरह मुकीम साहब कह रहे हैं कि तस्दीक कर रहे हैं कि एक ट्वीट किया गया है ISPR की जानिब से कि आसिम मुनीर साहब को जो है आर्मी चीफ के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया है। फिलहाल अभी ये कंफर्म मैं अपने ज़राए से नहीं कर पा रहा कि मुकीम साहब ये बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्रोड्यूसर साहब से भी कहूँगा मुझे ज़रा इसकी कंफर्मेशन दे दें। सवाल ये है मैडम आपसे कि जो तोहफे हैं वो उमर फारूक तक पहुंचे कैसे? ज़रा सवाल ये भी बनता है कि वहां तक कैसे गए ये दुबई तक? देखिए जी, हमने जो है इस्लामाबाद में इसको बेच दिया गया घड़ी को। आगे उसने जो डीलर था वो अब आप बताएगा कि उसने आगे किसको अच्छा चलो यही ऐड कर लें कि घड़ी बेची क्यों गई, घड़ी बेचने की जरूरत क्यों पेश आई? बेचने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आपको पता है एक तो दो बातें हैं। एक तो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब एक सादा इंसान। अच्छा ये अगर शोर बंद कर दें, मेरे पीछे ये शोर आ रहा है, काइंडली इसको जरा बंद करवा दें। तो ये महंगे महंगे तोहफे तोहफ और उनको महंगी महंगी घड़ियों को शौक नहीं है। दूसरे उन्होंने अपने सोचा कि अपने बनी गाला की सराउंडिंग में एक बहुत ही सड़क की हालत मखदूश थी जिसमें सारे लोग जो वहां से ट्रेवल करते हैं उनको मुश्किलात का सामना था। वो सड़क बनाई गई, वो सिर्फ खान साहब को फायदा नहीं था। ओके मैडम, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का हुआ है, आपसे ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। औरंगजेब बरकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सवाल आपकी तरफ ही करना चाहूँगा। पहले आप शामिल नहीं हो सके थे पहले ब्रेक से पहले, लेकिन सवाल मेरा यही है कि कल से जो डेवलपमेंट हुई है तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, ब्रेक से पहले आपसे थोड़ी सी बात हो रही थी कि जो गड़े मुर्दे हैं या जो तांगे को घोड़े के पीछे लगाया जा रहा है या घोड़े को तांगे के पीछे लगाया जा रहा है, इस हवाले से जरा हमें ब्रीफ कीजिए। दूसरा ये तोशाखाना रेफरेंस को आप किस नज़र से देखते हैं? खान साहब के खिलाफ मैडम कह रही हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयां कैसी हैं और कौन कर रहा है? बरकी साहब ओवर टू यू। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आई डोंट वांट टू यूज एनी बूटा साहब, बात ये है आ रही है, बोले सर। खाना जो तोशाखाना होती है उसकी प्राइस जो होती है वो होती है, ठीक होती है, गलत होती है, दैट इज अनदर इशू। अगर जो ठीक नहीं भी हुआ है दैट फर्ज करें मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मैं तोशाखाना में जाता हूँ, मैं कहता हूँ इस पेन की क्या कीमत है, वो कहते हैं जी इसकी कीमत 2000 रुपए है। सही, तो मैं 2000 दूंगा, फिक्स तो मैंने नहीं की। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डालनी है तो ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि तोशाखाना के जो गुड्स होते हैं दे शुड बी प्रॉपरली एवेल्युएटेड। अच्छा, अब जब मैंने तोशाखाना से सरकारी कीमत पे एक चीज खरीद ली है, मैं चाहे जाकर उसे रावल लेक में फेंक दूं, इट इज नो ऑफेंस। अगर आई एम अ पीपीपी पर्सन, अगर इमरान खान ने कोई चीज ली है 1 करोड़ रुपए की और उसने नीचे जमीन पे फेंक दी है, दैट इज नो क्राइम। अच्छा, ये क्राइम नहीं है। और उछाल कौन रहा है ऐसे? उछाल एक लंदन बेस्ड एवरीबॉडी नोज कि किसके पे रोल पे है वो जर्नलिस्ट जो लंदन बेस्ड है, एवरीबॉडी नोज। बाकी अखबार क्यों नहीं छाड़ रहे हैं? Why only शकील उर रहमान ग्रुप इज इसे उछाल रहा है? बात ये सिंपल बात है। बरकी साहब, आप ये खान साहब के बयान की मुखालफत कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं? आप आपका बयान मुझे वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आ रहा। अगर इसको क्लेरिफाई कर दें तो शायद मैं सही तरीके से समझ पाऊं। साथ दे रहा हूं क्योंकि once he has bought it, he can throw it away, he can मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, काइंडली इसको बंद करवा दे, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं इससे। जी सर बोलिएगा। लीगल बात आदमी एक दफा तोशाखाना में, अगर आप भुट्टा साहब मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है, जी जी जी, बात आगे ना बेच सकूं,
मैं प्लॉट खरीदता हूँ, मैं प्लॉट खरीद के भेज देता हूँ, जिससे मुझे प्लॉट बेचा है, he has no right to ask me। ये अच्छा। तो जिसने तोशाखाना की कीमतों की वैल्यूएशन की है वो ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऑफेंस है, ऑफेंस ये है कि अगर इमरान खान साहब ने 1000 रुपए की चीज बेच के 500 शो किया, दैट इज एन ऑफेंस। दैट इज रॉन्ग सेंस की बात कर रहे हैं आप? जी करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रॉन्ग सेंस। जी सिमी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बरकी साहब कह रहे हैं, बरकी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो ये कह रहे हैं कि जो खान साहब ने घड़ी की कीमत को इतना कम रेट था उसको लो रेट में बेचा गया और फिर बाहर जाके जिस तरह वो शख्स तस्दीक कर रहा है। पहले तो ये है कि बरकी साहब ये कह रहे हैं कि नॉन सेंस, मतलब कि रॉन्ग सेंस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो बेची गई घड़ी, ये जो तहाइफ बेचे गए हैं बाहर और रसीदें भी आपके पास हैं, तो अब अवाम भी चाहती है, हम भी चाहते हैं उसको मंजर आम पे लेके ताकि मजीद मामला संगीन नताज की तरफ ना जाए। जी बिल्कुल, मुझे खुशी हुई कि बरकी साहब ने बहुत अच्छी और अक्लमंदी से वाली बातें की हैं माशाल्लाह। ऑब्वियसली ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन और वो ही नोज, वो कह रहे हैं कि ये इवैल्यूएशन के बाद हमने उसकी वैल्यूएशन कराई गई, उसकी जो कीमत निकली उसको 20% उसका तोशाखाना में जमा करा के। मैडम बरकी साहब दूसरी दफा खान साहब की साइड ले चुके हैं और मुझे डर है कि इनको भी नोटिस जारी ना हो जाए पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि ये एतजाज साहब के हमसाये भी हैं। जी लेकिन जैसे एतजाज साहब अभी एक जो है ना सच्ची बात, हक की बात करते हैं, बरकी साहब से भी मुझे खुशी हुई कि उन्होंने जो हक की बात है वो की। अब जाहिर है अब इतने जो सीजन पॉलिटिशियन है वो ये तो नहीं कहेगा कि एक तनकीद बराए तनकीद करें, तो वो जाहिर है उनको जो सही बात लगी है उन्होंने बताई है। और हमने, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने इवैल्यूएशन कराई खान साहब ने और उसके बाद जो उसकी प्राइस थी उसके मुताबिक 20% आपने उसको पे करके फिर उन्होंने ये नहीं किया कि पैसे अपनी जेब में डाले जिस तरह से पुराने हुक्मरान करते रहे। आपको जिस तरह से नहीं मैडम रुक जाए जरा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट यहीं पे रुक जाए कि खान साहब की तो बात हो नहीं रही इसमें, पैसे तो खान साहब के पास आए नहीं, क्योंकि ये जो फराह गोगी साहबा हैं इन्होंने पैसे तो लंदन में दुबई में लिए हैं, दुबई में लेकिन इन्होंने पैसे बाकायदा कैश लिया है और पाकिस्तान मेरे ख्याल में उनकी ट्रांजैक्शन अभी शो नहीं हो रही हैं। तो खान साहब के पास तो ये पैसे आए नहीं, क्योंकि आपने तो फराह गोगी साहबा के जिम्मे लगाया हुआ था और शहजादा अकबर साहब थे इसमें। देखिए ये फिर मैं बता रही हूँ कि सारे नाम जो है इसमें सब गलत किस्म की इन्वॉल्वमेंट डाल दी गई है। ये किसी हमें तो मालूम ही नहीं फराह गोगी साहबा बीच में कहाँ से आ गई इसमें। तो हमने अच्छा फराह गोगी साहबा है सही, लेकिन पीटीएम में उसको तो जानती है ना आप? बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त जो घड़ी की बेचने की बात है ना, इसमें एक इस्लामाबाद के डीलर को बेची गई। खान साहब ने इसको 5 करोड़ में लिया, 5 करोड़ में बेचा और उसके बाद जो आगे डीलर ने आगे किसी को बेची, हमें उसका आगे मुझे इल्म नहीं, लेकिन खान साहब ने एक रसीद है उनके पास और उसके बाद उस घड़ी को बेच के क्या किया ये भी उन्होंने बता दिया कि मैंने। मैडम आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे जो लग रहा है वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मामला सारा सामने है ये सारा झूठ पे बनाया गया, वो शख्स भी झूठ बोल रहा है जो ये दुबई में बैठ के वो बयान दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर उसके पास ये सारी चीज़ें पहुंची कैसे हैं, और वो शख्स जिसको इस्लामाबाद में दी गई थी ये सारी चीज़ें, उसको उस शख्स को ये सारे मामलात का कैसे पता है? वो शख्स किस तरह से ये बावसूख ज़राए से और वो सारी चीज़ें शो भी, अगर वीडियो आपके पास हो तो उसको भी चला दीजिएगा काइंडली, मैं भी चला रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, आपने देखी भी होंगी। वैसे खान साहब भी ट्वीट करते हैं, मतलब कि इतना एग्रेशन क्यों आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात में? इसीलिए आया कि झूठ पे झूठ, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम इसको लाइटली ले रहे थे, हमने परवाह नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम इसको वो लाइटली आप इसलिए रहे थे कि बच जाएंगे कहीं आप, कि आप खुद से शोशा ना छोड़ें? क्योंकि गलत काम नहीं किया खान साहब ने। जब गलत पता काम करे तो उसको फिक्र होती है। जब उन्होंने गलत कोई बात नहीं की थी, उनके पास रसीदें मौजूद हैं और ये बंदे को फ्रॉडिया है, मैं बता रही हूँ इसके आपको। अब देखिए इसको पुलिस को मतलूब है अभी भी, और इस पे इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। आए दिन आप देख रहे हैं, कभी एक बंदा को भेज रहे हैं, कभी दूसरे को। ये PMLN, स्पेशली PMLN जिन्होंने कोई इनके पास रसीदें नहीं होती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुकीम साहब आपकी तरफ आऊंगा कि मैडम कह रही है कि ये सारा जो है इसके कोई सबूत नहीं है, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है और ये सारा प्रोपेगेंडा, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ। लेकिन सवाल आपसे ये भी करूंगा मैं कि इतनी बड़ी रकम जो पाकिस्तान में नहीं लाई गई, फिर वो रकम गई कहाँ है? अगर ये बात, तो ये तो PTI वाले कह रहे हैं कि वो शख्स झूठा है, लेकिन हम जो तस्दीक कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, ज़राए जो बता रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है, उससे ये लगता है कि जो शख्स वो कह रहा है कि वो पैसे उसने दिए हैं फराह गोगी साहबा को और वो पैसे सिर्फ उनको कैश में अदा किए गए हैं, वो कैश पाकिस्तान नहीं है, वो कैश गया कहाँ पे है? जी बेहतर, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है शेख उमर फारूक ज़हूर। सर कहीं आपके लिंक्स तो नहीं है उसके साथ? आप बार बार उसका मजीद मतलब हिस्ट्री जानते हैं आप उसकी? वैसे
मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछ, मैं आप बात करेंगे, करने दें तो मैं कुछ बोलूं मेरे भाई। आप करें सर, करें, मैं चुप बैठा हूँ, करें आप। है कि मैं बता रहा हूँ कि उनके घर पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दुबई में, और उनके ऑफिस में। अगर फर्क होगी वहां गई तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो मसला कोई नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने, इमरान खान ने बेचा तोहफा इखलाकी तौर पर गलत, लेकिन कानूनी जवाज है, जैसे बरकी साहब ने कहा, वो तकरीबन तो सर वैसे 20% देके तो रख सकते हैं ना यार। जो कानून है वही है ना, 20% का कानून ना बनाया था ना आपने, बनाया करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने बेच दी घड़ी। मेरी अर्ज सुन लें मुकीम साहब, अब आप मुझे क्यों आड़े हाथों ले रहे हैं? मैं तो आपके ऊपर बात कर रही ना, मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं आपके ऊपर बात कर सकूं। ये अगर आप थानेदार हैं तो मैं तफ्तीशी नहीं हूं, और अगर मैं तफ्तीशी हूं तो आप थानेदार नहीं हैं। हम सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ना तो मैं इमरान खान का हिमायती हूं और ना मैं किसी और का वकील हूं। आई एम ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अगर सबूत हैं उनके पास, ही शुड ब्रिंग इट अप। एक दूसरी बात, ये उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया, कानून अपना बनाए। एक और दिलचस्प जो मैं मेंशन यहाँ करना चाहूंगा, इमरान खान ने बेचा गलत किया, लेकिन अगर कभी आप इन लीडरों से पूछें जिन्होंने गाड़ियों के तोहफे लिए थे, क्या वो गाड़ियां अभी भी उनके पास हैं? अगर हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, वो कहाँ है? ये किन की बात कर रहे हैं, किन को गाड़ियां दी थी? भाई साहब सबने ली हैं, जरदारी साहब ने ली हैं, शकील बरदरान ने ली हैं, साहब ने ली हैं, और एक साहब और इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा। अगर वो आप कभी मैंने डिटेल वैसे पहले बताई थी आपको, लेकिन आपको मजीद ओवरव्यू दे देता ताकि आपको भी उसका अंदाज़ा हो जाए कि कब से ले रहे थे ये जो थी तहाइफ मिल रहा है। 1999 से लेके जो है 2021 तक ये सारे जो हमारे वज़ीर आज़म गुजरे हैं, सदर गुजरे, इन्होंने ली हैं ये सारी चीज़ें। और मुशर्रफ साहब भी ले चुके हैं, हालांकि उनको जो गिफ्ट था जो वज़ीर दिफ़ा की तरफ से, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की तरफ से मिला था, वो भी वो 19,000 में लेके, मतलब कि हज़ारों की कीमत 100 रुपये में अदा की गई और 100 की कीमत रुपयों में अदा की गई। मतलब कि तहाइफ एक तो हमारा जो कौम है, हमारी कौम है, उसका उस पर हक़ होता है, क्योंकि सरकारी तौर पे जब दौरा किया जाता है, जब आप किसी मुल्क को जाते हैं तो वो अवाम का हक़ होता है उसके ऊपर। और बाकी मुल्कों में तो उस चीज़ को अजायब घरों में रखा जाता है, उसको सजा के रखा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों ऐसा कानून है? देखिए, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भुट्टो साहब को शाह फैसल ने रोल्स रॉयस दी थी गाड़ी, तो उन्होंने तोशा खाने में जगह दी थी, उन्होंने नहीं ली थी। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में कानून भुट्टो साहब ने लागू करवाया था, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो। अब पता नहीं सर, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, आप हो गए, आपको लगता है आज आप जो है ना काफ़ी गुस्से में हैं, आप काफ़ी एग्रेशन दिखा रहे हैं कि कहीं मामला जो है, कहीं मुझे लगता है कि लिंक्स आपके कहीं उमर फारूक साहब से ना मिल रहे हों, या फिर खान साहब के साथ कोई दिली तौर पे आपकी जो है वो ऐसे साथ जाग रहे हैं शायद। कल के शो में आप कह रहे थे कि जनाब आप पीटीआई को डिफेंड कर, उसके मुखालिफ बोल रहे हैं, आज आप कह रहे हैं लिंक निकल आया मेरा उसके साथ। सर आप सीरियस लेंगे आप इस चीज़ को? मैं तो आपसे वैसे मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल ये है कि ये सबने खरीदे हैं तोहफे और बाद में मार्केट में बेचे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां। नसीब जाग गए लोगों के, इस वक्त जो वो ली थी सबने मार्केट में बेची है बाद में। पता कराइए, एक नया स्कैंडल बन जाएगा जी। ठीक है, चलें। बरकी साहब, मुकीम साहब कह रहे हैं कि पहले भी गाड़ी, जी सर, बॉटम लाइन ये है कि इज देयर एनी लीगल बार के जो चीज आप तोशा खां से लीगली ऑफिशियली ले लेते हैं उसे आप बेच नहीं सकते या अपने बच्चों को नहीं दे सकते? इफ यू डाई हैज इट टू बी बरीड इन द ग्रेव? ये स्टूपिड बातें कर रहे हैं, ये जो अटेंशन डाइवर्ट कर रही है हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अगर द ओनली क्राइम कमिटेड वुड बी कि अगर इमरान खान और एबीसी या जरदारी साहब या नवाज शरीफ उन्होंने तोशा खान से कोई चीज ली है 1000 रुपए की और उन्होंने लाख में बेची और बट शो किया उन्होंने अपने कागजों में 50,000, दैट इज एन ऑफेंस। सेलिंग इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है। और ये फरा गोगीज बेचे या औरंगजेब बरकी जाके बेचे, व्हाट इज द कंसर्न, एनीबॉडीज कंसर्न? अगर द ओनली इलीगल थिंग इज हाइडिंग द मनी। अगर उन्होंने 100 रुपए की सर आपके मुताबिक खान साहब के ऊपर जुर्म साबित होता या नहीं होता? आप इस सारे चीज को कंक्लूड कर लेते हैं हम। हाँ, मैंने उनके
वो नहीं देखे। अगर तो उन्होंने मिस डिक्लेयर की है अपनी इनकम, देन ही इज गिल्टी। इफ ही हैज नॉट मिस डिक्लेयर्ड हिज इनकम, देन ही इज नॉट गिल्टी। सर नई गोशवारे जमा करवाएगा ना, मैं आपको 2017 से लेकर 2021 की सारी चीजें आपको बता चुका हूं, शायद आप उस टाइम ज्वाइन नहीं कर चुके थे। हमें कोई गोशवारे जमा नहीं कराएगी, कोई रसीदें जमा नहीं करवाएगी हमारा मीडिया। तो जाहिर है आप उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन कुछ शवाहिद के ऊपर बात करने से हम गुरेजा नहीं है। आप वो चीजें आपके सामने आप भी देख सकते हैं। सर अगर उसने अपनी इनकम में ये शो नहीं किया, अगर उसने अपनी इनकम में ये शो नहीं किया कि पहले जो लास्ट ईयर की इनकम 2 करोड़ थी और अब उसकी एसेट्स, नॉट इनकम, एसेट्स 4 करोड़ हो गए, अगर उसने ये चीज नहीं की, देन इट इज अ क्राइम, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। तो ये तो अगर साफ कह रहा है कि नहीं कि उन्होंने शो नहीं, कमीशन क्या कहता है कि उन्होंने 1 रुपया भी शो नहीं किया। सर रसीदें ही नहीं जमा करवाई गई उसकी प्रॉपर, जो उसकी बनती है, जो बेची गई जिस बेस पे। रसीद नहीं दी, फॉर एग्जांपल अगर रसीद नहीं ली उन्होंने चेंज करने की, इट इज नो ऑफेंस। हर रोज इधर प्लॉट्स बिकते हैं, चीजें बिकती हैं। बरकी साहब आपका पॉइंट आ गया है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं। और खान साहब ने वाकई ही कोई जुर्म नहीं किया। कल भी मैं ये बात कर चुका था। मुकीम साहब अगर आप साथ होंगे आपको पता होगा कि मैंने बात की थी कि आटे में नमक के बराबर है ये खान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है तोशा खाना का। इससे पहले बड़े बड़े जो है वो चीज़ें होती थी। फिर बरकी साहब एक सवाल करूँगा छोटा सा, अगर माइंड न कीजिएगा, उसका जवाब मुझे आप शॉर्ट दीजिएगा कि जरदारी साहब और यूसुफ गिलानी साहब ने जो तहफ़ लिए थे, क्या वो भी ऑफेंस उनके ऊपर लगता है जुर्म का, या फिर वो भी कोई जुर्म नहीं है? आप छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा इसके ऊपर। अगर उन्होंने तोशा खाना से लिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ तो कोई उनके ऊपर जुर्म नहीं लगता। वो अगर तोशा, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एंड वी नीड अ चेंज एंड तोशा खाना की एवेल्युएशन अगर गलत करते हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर एक तोशा खाना ये चीज 1000 रुपए किया और मैंने 1000 रुपए देकर ले ली है, या जो भी लू है 20% जो भी है, तो वो मैंने ले लिया, फिर आगे मैं जो मर्जी करूँ, मैं फेंक दूं, अपने दोस्तों को दे दूं, अपने भाइयों को दे दूं। सही। अगर डिक्लेयर नहीं आप करते सही बात। चलें मजीद इसके ऊपर टाइम प्रोग्राम का क्लोज होता जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू हम जितनी लंबी करें होती जाएगी, लेकिन हम ज़रा कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इस मामले के बाद अब तो मुकीम साहब मुझे बता रहे हैं कि तैनाती हो चुकी है। आसिम मुनीर साहब को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। अभी तो उनको मतलब कि उनके पास कोई ट्वीट पहुंचा है ISPR की तरफ से, लेकिन इस मामले के बाद जो है अब PTI का लॉन्ग मार्च कहां जाके खड़ा होगा? फिर खान साहब कह रहे हैं कि मैं रावलपिंडी से ज्वाइन करूंगा इस लॉन्ग मार्च को और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ये कहां तक पहुंचेगा? यहां पे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे पैनलिस्ट। मैडम टाइम बहुत कम है प्रोग्राम का, आखिरी यानी कि मराहिल में आपसे सवाल ये करूँगा कि आप लॉन्ग मार्च का एंड क्या देख रहे हैं और लॉन्ग मार्च में क्या लाहेमल मज़ीद अब बनाया गया है और किस दिन तक, मतलब कि आप इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, रावलपिंडी से क्या डेवलपमेंट्स होंगी, थोड़ा अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। खान साहब जख्मी हो गए थे और अभी उनके जख्म मुकम्मल भरे नहीं हैं, तो वो हम चाह रहे हैं कि जब रावलपिंडी में ये मार्च जाए तो खान साहब खुद उसको लीड करें। तो मेरे ख्याल में अभी 4-5 दिन मजीद और लग सकते हैं इस मार्च को वहाँ पहुँचने में। हम आहिस्ता आहिस्ता हर शहर से गुजरते हुए जा रहे हैं। अभी जेहलम तक पहुँचे हमारा काफिला, दूसरी साइड से असद उमर साहब जो लीड कर रहे हैं, फैसलाबाद से आगे वो जाएंगे, साउथ से लोग ज्वाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला 20-21 तक हम इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी पहुंचेंगे। और हमारा मुतालबा तो एक है, आर्मी चीफ जो भी आए, हमें खान साहब बारह कह चुके, हमें कोई इतराज नहीं, सिर्फ हम चाहते हैं कि वो इदारे से, रियासत से, अवाम से सिंसियर हो और गैर सियासी हो, सियासत में इन्वॉल्व ना हो। तो हमें इस पे कोई इतराज नहीं। हमारा मकसद सिर्फ एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की एक जदोजहद है, एक मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आने की जदोजहद है, एक निज़ाम की तब्दीली जो कि एक हकीकी आज़ादी हो, उसके लिए हमारी जदोजहद है और वो जारी रहेगी। इस्लामाबाद तक पहुँचने तक हम मूवमेंट हमारी चलती रहेगी जब तक कि हमारे मुतालबा पूरा नहीं होता।
चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। बरकी साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जो तैनाती की अभी बातें हो रही हैं, अब मज़ीद तो अभी फ़िलहाल इसको अनाउंस नहीं किया गया वाज़े तौर पे, लेकिन अगर अनाउंसमेंट होती है तो ये मुशावरत से इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी मुशावरत से, ज़रदारी साहब की इसमें जो है सीधी बात करूँगा उनकी भी मुशावरत है इसमें शामिल, या इसको आपके समझते हैं कि आनी तौर के ऊपर जिस तरह एक वज़ीर आज़म करते हैं उसी तरह होना चाहिए? बरकी साहब। और अगर मेरिट पे हो रही है, इट मेक्स नो डिफरेंस। कई चीफ आए हैं, कई चीफ गए हैं, वो किसी के मुलाजिम तो होते नहीं है, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट अप्रोच। तो मेरा ख्याल है ये ऐसे इशू से बना रही है, लेट एनीबॉडी बी द आर्मी चीफ, लेट हिम डू हिज जॉब, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब। सही। चलें, मुकीम साहब, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो हालात बन चुके हैं, मतलब कि अब खान साहब का लॉन्ग मार्च है, मुझे उस तरह से वो पहले दिन हमने देखा था कि आवाम बहुत ज़्यादा थी और उसमें बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन जब से ये असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, खान साहब ज़ाहिर है ज़ख्मी है, वो नहीं हो सकते उसमें शामिल, लेकिन अवाम उस तरह से ज़ाहिर है कि खान साहब को देखने के लिए आती है, लेकिन अब उतनी अवाम भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का एंड कब तक होगा? 29 नवंबर तक होगा या उससे पहले एक हफ्ते का ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसका कुछ और नतीजा निकलेगा? सर, गैब का इल्म तो खुदा जानता है। अब ये इनकी मूव के ऊपर है कि वो क्या करने जा रहे हैं, या वो सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहते हैं, इलेक्शन की डेट लेना जो उनका मेन मकसद था, क्या वो खान साहब ये कह चुके हैं कि अब तो 1 साल बाद जब भी होंगे हमें आज कोई मसला नहीं है इलेक्शन का। आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड कि यही पोजीशन है ग्राउंड के ऊपर। इलेक्शन कमीशन इन हालात में इलेक्शन कैसे कराएगा जब 3.5 करोड़ की आबादी डायरेक्टली सैलाब अफेक्टेड है, अपने इलाकों में नहीं है, ना हल्के का पता, ना घर का पता है, इवन लोग दूसरे शहरों में कैंपों में पड़े हुए हैं। तो ये टेक्निकली बड़ा मुश्किल मामला है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो सिर्फ एक जलसा करके फैजाबाद या जहां पे सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी जलसा करके आ जाएंगे, और या फिर वो इस गजब की सर्दी में अपने वर्करों को ख्वार करेंगे वहां पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मुकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, बरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मामला जो है वो मज़ीद जो है अपने इख्तिताम को पहुंचने को जो है 29 नवंबर और नवंबर का महीना बड़ा अहम है। इसमें हर दिन हर घंटे बाद जो है ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें कुछ पार्टियों के लिए वो अच्छी साबित हो जाती हैं, कुछ पार्टियों के लिए जो है वो बुरी साबित हो जाती है। मतलब कि मामला जो है जब तक 29 नवंबर जो है वो नहीं गुजरता उस वक्त तक मज़ीद चीज़ें जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं और खदशात भी हर पार्टी के एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। और जो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो इन्हीं दिनों में कुछ दिन पहले जो है वो कुछ सरप्राइज़ दे सकती है वो पार्टियों को भी और अपनी आवाम को भी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कौन से मतलब कि दे सकती है, नताइज उससे अखज़ हो सकते हैं। और बाकी रही बात तैनाती की, तो तैनाती में जो आइन फैसला करता है, जो आइन में हक है कि प्राइम मिनिस्टर उसका फैसला करें और उसके बाद सदर साहब उसके ऊपर साइन करें और इनको तैनात कर दिया जाए और मज़ीद इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। ये रिक्वेस्ट है सब पार्टी के जो लीडरान हैं, क्योंकि इस मामले को अभी से अगर कंट्रोवर्शियल करेंगे तो फिर जितना अरसा भी रहेगा उसमें मज़ीद जो है ये मामला संगीन पकड़ना नताइज जो है इससे अखज़ होंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।